हेलो एस्पिरेंट्स, राइट टू विन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारे सेकंड वीक का फिफ्थ सेशन है जिसमें हम केस स्टडी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए इस पेपर के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। इस पेपर में सार्वजनिक जीवन में ईमानदार सत्यनिष्ठा संबंधित मुद्दों पर उम्मीदवारों के दृष्टिकोण और समाज से निपटने में उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों संघर्षों के प्रति उनके समस्या निवारण दृष्टिकोण का परीक्षण करना के लिए इस प्रश्न शामिल किए जाएंगे। प्रश्न इन पहलुओं को निर्धारित करने के लिए केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रारंभ करने से पहले इस पेपर का हम सिलेबस देखते हैं कि इस पेपर में जो सिलेबस है उसके बिल्कुल आखिरी में आप देखेंगे कि उपयुक्त विषयों पर संबंधित अध्ययन मतलब केस स्टडी समझे आप। तो ये केस स्टडी जो इस पेपर में है, ये पेपर पूरा 250 नंबर का होता है यूपीएससी के अंदर, और आप देखेंगे कि 250 में से 125 नंबर ही केस स्टडी के होते हैं। तो इसलिए आपको केस स्टडी सॉल्व करना बहुत अच्छे से और सही ढंग से कि आप किस तरह से इसे तार्किक रूप से और संरचित रूप से आप इसका उत्तर दे सकें। तो केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है इस केस स्टडी सॉल्व करवाने का, इसमें केवल ये केस स्टडी सॉल्व करवाना ही ये उद्देश्य नहीं है। इसमें ये भी है कि आप किस तरह से एक उचित निर्णय ले पाए कि विद्यार्थी जब भी केस स्टडी सॉल्व कर रहा हो तो एक तार्किक और संरचित तरीके से उत्तर देने में सहायता हो सके उसकी। और आप देखेंगे कि हम इस केस स्टडी सॉल्व करने के द्वारा कि भाई आप में जो इस केस स्टडी के अंतर्गत जो क्वेश्चन किए गए होंगे या फिर इसका कोई भी भाग अनुत्तरित ना रह सके। और इसमें समाधान करना ही केवल प्रावधान नहीं है, बल्कि यह भी हमारा प्रयास रहेगा कि आप किस तरह से इसके अंतर्गत आप जो विकल्प चुन रहे हैं, वो अन्य विकल्पों की तुलना में किस तरह से बेहतर है और क्यों बेहतर है। जब भी आप कभी एक अधिकारी होंगे, तब आपसे व्यापक प्रभावकारी निर्णय लेने की अपेक्षा की जाएगी। जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने 2 नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं कि मैं ये ऐसा करूँ या ना करूँ। एक उदाहरण के तौर पे ही हम देख लें कि जो एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे हम देखते हैं चलते हुए, उस वक़्त हमारे मन में नैतिक दुविधा स्टार्ट हो जाती है कि यार मैं इस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाऊँ या नहीं? अगर आप इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आपके मन में चल रहा होता है कि यार पुलिस मेरे से ये सवाल पूछेगी, ठीक है, कि भई आपने कहाँ देखा, क्यों उठाया? आप अपना नंबर देके जाइए, आपको पुलिस थाने पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है, ठीक? फिर या एक दुविधा ये रहती है कि नहीं यार अगर मैं इसे नहीं लेके गया, तो इसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आप मानवतावादी के कारण आप इसे सोचेंगे मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ। यही दुविधा को दूर करने के लिए जब आप केस स्टडी और आपके जो उत्तर या आप जो भी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए जो भी उत्तर देंगे, वह किस तरह से तार्किक होंगे और संरचित होंगे, हम इस तरह से इन केस स्टडी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की पहली केस स्टडी को। इस केस स्टडी में आप देखेंगे कि भारत के एक जिले में आपको एक जिला अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। आपके संज्ञान में लाया गया है कि एक धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक भूमि पर बिना आवश्यक अनुमति के एक संरचना का निर्माण कर लिया है। सार्वजनिक जमीन पर किसी भी स्थायी धार्मिक ढांचे के निर्माण की अनुमति ना दिए जाने के संबंधी भारत के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर आप इसे हटाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि संबंधित समुदाय के नेताओं ने यह कहते हुए संरचना को बने रहने देने का अनुरोध किया है कि केवल महीने भर चलने वाले धार्मिक त्योहारों की अवधि के लिए। साथ ही उनका कहना है कि आसपास ऐसा कोई अन्य स्थान भी नहीं है जहां समुदाय के सदस्य अपना त्योहार मना सके। आपके वरिष्ठ और क्षेत्र के राजनीतिक नेता भी उनके विचारों के समर्थन में हैं। आपको आशंका है कि त्योहार समाप्त हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर समुदाय के सदस्यों की भागीदारी के कारण सार्वजनिक भूमि से धार्मिक संरचना को हटाना आसान नहीं होगा। तो इस मामले में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण कीजिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे या क्या कार्रवाई करेंगे? तो देखिए इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए जो हमारा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होगा वह ये होगा कि भाई
भारत का संविधान किसी धर्म को वरीयता दिए बिना कानून के समक्ष समान विशेष सहूलियत नहीं देता कि भाई सिविल सेवक अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुसरण करना होगा। इसकी व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी है, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई व्याख्या करता है या कोई भी अंतिम निर्णय देता है, तो वह जो अधिकारी है या फिर सरकार के लिए वह बाध्यकारी होती है कि वह उसे माने, जब तक सरकार उस निर्णय पे कोई नया कानून या बिल संसद के द्वारा पारित ना कर दे। ठीक है, आप देखेंगे कि कानून का उल्लंघन करने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को जवाब देना होगा। अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं, कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करते या फिर सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं, उनका यदि आप पालन नहीं करते, तो आपको क्या होगा कि आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है आपके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, या फिर आपसे सवाल जवाब कर लिए जाएंगे आपके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि भाई आपने उस जमीन को क्यों नहीं हटाया, ठीक है, या फिर आपने क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा। और इसी तरह देखेंगे कि जो धार्मिक समुदाय भी भारतीय जनसंख्या का ही एक भाग है, तो हमें एक सूझबूझ के द्वारा निर्णय लेना होगा। तो इसमें जो व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण है, उसमें हम देखेंगे कि धर्म भारत के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि धार्मिक ढांचा हटा दें, तो सामुदायिक रूप दिया जा सकता है। क्योंकि अगर धर्म जो है, भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है, ठीक? और अगर हम धार्मिक ढांचे को अगर जो महीने भर का जो कार्यक्रम चल रहा था, अगर उसके बाद अगर हम धार्मिक ढांचा हटाएँगे, तो कुछ नेताओं या फिर क्या कह सकते हैं, नेताओं को नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा, समझ रहे हैं आप, उसे एक सांप्रदायिक रूप दिया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करेंगे कि भई हम उस सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक ढांचा ना बनने दिया जाए। उसी तरह से देखेंगे कि जो पंथ निरपेक्षता का जो हमारे संविधान में कहा गया है, उनके प्रतिमान सभी धर्मों का समान आदर करना। तो भई हम सभी धर्मों को साथ लेने के चलने और सभी धर्मों का समान आदर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कि भई हम किसी भी धर्म के विरुद्ध किसी भी तरह की हीन भावना या फिर पक्षपात ना किया जा सके हमारे द्वारा। और इन लोगों की भावनाओं का भी आदर करेंगे कि भई ये जो समुदाय के लोग हैं, वो अपने त्योहार को मनाने के लिए, ठीक है? कि भई किस तरह से वह अपने त्योहार बना सकते हैं, तो उसमें हम उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है? या फिर वहाँ के जो मुखिया हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भई इसका समाधान किस तरह से निकाला जाए। इसी तरह से देखेंगे कि सिविल सेवा का नेतृत्व गुण भी इस बात की माँग करता है कि आप सभी धर्मों को साथ लेके चलें, ठीक? और विशिष्ट समुदाय को आप किसी भी तरह का लाभ ना दें। आप सभी व्यक्ति या सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलें। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कार्रवाई करूँगा या आप क्या करेंगे? ठीक है? तो इसमें मेरा जो पहला दृष्टिकोण होगा, वो ये होगा कि समुदाय के नेताओं से बातचीत करके हम कोशिश करेंगे कि भई ये त्योहार है कि भई सार्वजनिक स्थान पर ना बनाया जाए, ठीक है? ये आप किसी जो सार्वजनिक समुदाय स्थल होते हैं, जो विशिष्ट जैसे त्योहार-व्योहार बनाने के, आप उन स्थानों पर जाके बनाएँ, ठीक है? जो समुदाय से जुड़े मूल्यों और रिवाजों की पूरी तरह से सम्मान करता है, ठीक है? आप इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएँगे जो उनकी मूल्यों और रिवाजों को ठेस पहुँचाए समुदाय के। आप उनके समुदाय के पूरी तरह से सम्मान करेंगे। नेता सहमत ना होने हो तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारों से बात करेंगे और पता लगाने की किस नियम के अनुसार समुदाय को अनुमति दी जा सकती है। भई अगर नेता लोग नहीं माने, तो आप एक कोशिश ये भी करेंगे कि अपने वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, उनसे बातचीत करके कि भई किस तरह से हम इन्हें त्योहार मनाने की अनुमति दे सकते हैं और क्या-क्या कार्रवाई की जा सकती है इस समस्या के अंदर। और समाधान उपलब्ध ना होने पर तब कानून व्यवस्था के मद्देनजर उपलब्ध प्रशासन व समुदाय के नेताओं की मदद से त्योहारों में लोगों की संख्या कम की जा सके। भाई आप क्या कोशिश करेंगे कि जो नेता हैं उस समुदाय के या मुखिया,
उनसे आप बात करेंगे कि भाई किस तरह से आप अपने त्योहार को एक छोटे स्तर पर ही इसे मनाएँ, ताकि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, ठीक है? और जब ये त्योहार खत्म हो जाए, तो वहाँ से जो अ, इस समुदाय का जो धार्मिक स्थल है, उसे हटाने में किसी भी तरह की समस्या ना आए। तो ऐसा होता है कि जो ढाँचे को बाद में हटाया जा सकता है, ठीक है? यदि यह संभव ना हो, तब ढाँचे को हटाना देना चाहिए, ठीक है? अगर ब आपके पास कोई विकल्प नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करेंगे कि फिर आप उस सार्वजनिक भूमि पर ढाँचा बने ही ना, ठीक है? दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि जो सरकारी ज़मीन पर सामुदायिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, उसके लिए समुचित अनुमति लिए जाने की आवश्यकता होती है। अतः मैं समुदाय से कहूँगा कि लिखित तरीके से आवश्यक अनुमति लें। अधिकारी होने के तौर पर मेरा दायित्व जिले में कानून व्यवस्था, शांति व साथ ही सुनिश्चित करना कि कोई सामुदायिक भावनाएं आहत ना हो। भाई, अगर आप एक अधिकारी हैं किसी जिले के, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? जैसे आप अधिकारी हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि भई आपके ज़िले में किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिक दंगे ना भड़कें, ठीक है? कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति का माहौल रहे। आप इन्हीं सभी चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे कि भई इसी किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। ऐसा संतुलन बनाने के लिए त्योहारी माह की समाप्ति तक अनुमति देंगे कि भई चलो मैं आपको अनुमति दे देता हूँ, ठीक है, जब तक आपका त्योहार है। और जब आप अनुमति देंगे, तो आप सबसे पहले जो उस समुदाय के नेता और जो भी मुखिया होंगे, आप उनसे एक भरोसा या फिर उनसे एक बात कर लेंगे कि भई आपका जब भी त्योहार जैसे भी खत्म होगा, तो आप उसके बाद तुरंत जो भी आपका ये ढाँचा बनाया गया है सार्वजनिक भूमि पर, आप उसे हटा लेंगे, ठीक है? उसके पश्चात जो धार्मिक समुदाय के प्रभावशाली लोगों से चर्चा कर प्रक्रिया के द्वारा ढाँचे को इस प्रकार हटा दिया जाएगा कि शांति व्यवस्था ना बिगड़े। तो ये आपका अगला दृष्टिकोण होगा। तो इसी के साथ ये हमारी पहली केस स्टडी समाप्त होती है। अब हम अगली केस स्टडी पे चलते हैं। तो दूसरी केस स्टडी प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, जब भी आपके पास सामने कोई समस्या आती है, तो आप उसमें किस तरह से डिसीजन मेकिंग या फिर निर्णय निर्माण करेंगे, ठीक है? तो आप किस तरह से अपना निर्णय बनाएँगे? तो इसके अंतर्गत हमारे पास जो भी जब भी कोई मुद्दा आता है, तो उसमें सबसे पहले उस मुद्दे की पूरी जानकारी हमारे पास हो। दूसरा, कि उस मुद्दे से संबंधित आपके पास क्या-क्या शक्तियाँ हैं और क्या-क्या आपके पास आपके कर्तव्य हैं उससे संबंधित। एवं वहाँ पर जिस स्थान पर वो समस्या या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी विवाद हुआ है, तो वहाँ पर पूर्व विद्यमान जो भी नियम, जो भी कानून या किसी भी तरह का वहाँ पर रीति-रिवाज है, उनके बारे में आपको पूर्व जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब आपको जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए या फिर निर्णय निर्माण करने के लिए या आपके निर्णय निर्माण में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। समझे आप? तो आपका जो तार्किक निर्णय होगा, ठीक है? वो एक जब आपको पहले ही उस जगह के बारे में सब कुछ जानकारी होगी या फिर वहाँ पर क्या समस्या है या फिर किस तरह के कानून है, तो उससे आपके निर्णय निर्माण में काफ़ी एक तार्किक दलील प्रस्तुत होगी उससे। तो चलिए दूसरी केस स्टडी प्रारंभ करते हैं कि आप एक ऐसे जिले के एसपी हैं, जहाँ एक विशिष्ट संप्रदाय के अनुयायी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। जिले में एक वृद्ध आश्रम भी है, जहाँ पर संप्रदाय के अनुयायी नियमित रूप से एकत्रित होते हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त के कारण उस संप्रदाय का नेता न्यायिक निगरानी में है। अब न्यायालय ने तत्काल उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है और ऐसी व्यवस्था करने वाला आदेश आपको भेजा गया है। आपको 2 दिन के अंतर्गत आदेशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। उक्त नेता की गिरफ्तारी की आशंका में महिलाओं और बच्चों समेत अनुयायियों की एक बड़ी संख्या पहले से ही आश्रम आ पहुंची है।
खुफिया इकाइयों ने आश्रम के अंदर न केवल भोजन और पानी के पर्याप्त विशाल भंडार बल्कि अस्त्र शस्त्र होने की भी सूचना दी है। आपके द्वारा अनुयायियों से स्थल को खाली करने के लिए किया गया निवेदन विफल रहा है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे? लोगों द्वारा अवज्ञा किए जाने के कारण क्या हो सकता है? इस मामले से जुड़े मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। आपकी कार्य योजना क्या होगी? तो चलिए एक केस स्टडी को सॉल्व करके देखते हैं हम कि जो हमारा दृष्टिकोण होगा एक इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों द्वारा अवज्ञा किए जाने के कारणों की व्याख्या करना कि भाई लोग क्यों इतने अंधभक्ति या फिर एक इस अनुयायी को जिसके खिलाफ कानून ने या न्यायालय ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, तब भी लोग उसे बचाने के इतने तत्पर क्यों हैं? समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के अभाव, न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए नैतिक दुविधाएं जो होंगी, संभावित हिंसा व आदेश का पालन नहीं करने के कारण हो सकते हैं, पर चर्चा करना अपनी कार्य योजना को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं हम और आगे इसमें क्या करेंगे। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि जो हमारा जो लोगों द्वारा दर्शाए गए प्रतिरोध के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसे कि अंधविश्वास का प्रसार है या अंधश्रद्धा एवं अज्ञानता जो भावनात्मकता, आवेग और उत्तेजक व्यवहार की उत्पत्ति का कारण बनती है कि लोग एक अपनी जो आस्था होती है उसके कारण किस तरह से एक अंधश्रद्धा या अज्ञानता के कारण उस भावना से आवेग और उत्तेजक व्यवहार की उत्पत्ति करते हैं कि भई नहीं बस हम उस जो उनका नेता है या फिर उनका जो भी बाबा या जो भी है, उसके लिए वह किस तरह से बचाव के लिए सामने आने लगते हैं। और दूसरा कि एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के परिणाम एवं मुद्दे की समझ गंभीरता का अभाव होता है। और सॉफ्ट स्टेट की अवधारणा एवं कानूनों का खराब प्रवर्तन किस तरह से जो कानून सही ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं, समझ रहे हैं? लोगों को ज्ञान नहीं होता है। एक सॉफ्ट स्टेट कि भाई हमारे देश के अंतर्गत समाज में जो धर्म है, काफ़ी गहराई से लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था होती है और वह उसे पूर्ण रूप से सही ढंग से मतलब उसे अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसमें जो निहित मुद्दा सम्मिलित है, उसमें यह है कि समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति और तार्किक का अभाव है, जो नैतिक शिक्षा पर ध्यान ना केंद्रित करने वाले हमारे शिक्षा तंत्र में कमी का परिणाम है। अधिकारी की नैतिक दुविधाएं। अब एक अधिकारी के रूप में आपकी नैतिक दुविधाएं क्या-क्या हो सकती हैं? कि आपको देखो सबसे पहले कि न्यायालय का आदेश का पालन करना ज़रूरी है कि आपको न्यायालय ने बोला है कि आपको उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है और वो भी 2 दिन के अंतर्गत, ठीक है? तो अब आपके सामने समस्या है कि भई एक तो उस समुदाय या फिर उस जगह पर जो लोगों का जमाव हो चुका है, वह उसे बचाने के लिए उसमें ये भी है कि भई कई बार महिलाएँ भी आ चुकी हैं वहाँ पर आपने देखा जैसे केस स्टडी में बताया गया और बच्चे भी वहाँ पर काफ़ी सारे आ चुके हैं। ऐसे में आपका विशेष ध्यान होता है कि महिलाओं और बच्चों पर किसी भी तरह का अत्याचार या फिर किसी भी तरह के जो कानूनी कार्रवाई हो उन पे ना हो, ठीक है? क्योंकि जो अनुयायी जो जिसमें महिलाएँ और बच्चे हैं, कई बार उनका ढाल बनाकर जो गिरफ्तारी से नेता वगैरह बचने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो मौजूदा स्थिति में लोगों में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच हिंसा का कारण ना बने, तो आप उन्हें बचाने का प्रयास भी करेंगे साथ-साथ। फिर आपकी जो कार्य योजना होगी, वह किस तरह की होगी? ठीक है, आश्रम के लोगों से आग्रह करूँगा कि निष्पक्ष सुनवाई हेतु शांतिपूर्ण तरीके से नेता की गिरफ्तारी दें कि भई आप लोगों से भई वहाँ पर हिंसा ना हो, तो वहाँ पर आश्रम के जो लोग होंगे या फिर वहाँ के जो वरिष्ठ लोग होंगे, आप उनसे आग्रह करेंगे। इवन उस आश्रम के बाबा या वो नेता से आग्रह करेंगे कि भई आप अपनी शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो समय सीमा निर्धारित होगा, उसी के अंतर्गत आपको
गिरफ्तार किया जाएगा और आपकी सही तरीके से आपकी कानून के द्वारा आपके ऊपर केस और आपके ऊपर न्यायालय में केस चलेगा, ठीक है? और इसके लिए आप लोगों से आग्रह करेंगे, उसके लिए आप एक समय सीमा निर्धारित करेंगे कि भई अगर आपने उस समय सीमा के अंतर्गत गिरफ्तारी नहीं दी, तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। और आप ये संदेश किस तरह से पहुँचाएँगे, सबसे बड़ी ये कि आप इस संदेश को मीडिया, रेडियो या पर्चे छोड़ेंगे कि आप उस जगह पर कि भई देखिए, ये हम आपको आदेश या फिर हम आपको ये समय सीमा के अंतर्गत आपकी गिरफ्तारी करने के लिए हम आपको आदेश दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। आश्रम के अधिकारियों व अनुयायियों को उकसाने में सम्मिलित लोगों को कड़ी चेतावनी देंगे कि भाई कई बार होता है जो आश्रम के अंतर्गत अनुयायी हैं जिनमें महिलाएं, बच्चे या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें बस बाबा के प्रति या फिर आश्रम के नेता के प्रति सिर्फ आस्था है, ठीक है? उन्हें आप गलत चीज़ें बताकर या फिर कुछ गलत तथ्य देकर आप उन्हें भड़काने, ठीक है? उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ से कानूनी कार्रवाई आप पर ना हो सके और आप बचकर निकल जाएँ। तो इसके लिए आप उन लोगों को एक कड़ी चेतावनी देंगे कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक? नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जल और विद्युत जैसे जो वहाँ पर पानी की लाइन होगी उस आश्रम में जारी होगी या फिर जो विद्युत है वैसी चीज़ों को आप उनकी आपूर्ति बंद कर देंगे कि भाई उनका कनेक्शन वगैरह आप बिल्कुल कटवा देंगे। और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन दल और स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट करेंगे। भाई मान लीजिए कि आप कदम उठाने जा रहे हैं, आपके सभी निर्णय अगर विफल हो गए हैं, तो उस समय अगर हिंसा भड़क गई या कोई भी आपदा हो गई, समझ रहे हैं? तो आप उससे निपटने के लिए पहले ही एक सतर्क रूप पे कि भाई आप दमकल कल भी मंगवा के रखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह सबको अलर्ट पे रखेंगे कि ठीक है, आपकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हालाँकि खुफिया रिपोर्ट यदि आश्रम में गोला-बारूद की मौजूदगी की पुष्टि करती है, तो व्यापक हिंसा भड़कने की स्थिति हो सकती है या यह लंबे समय तक स्थिति बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति भई आपको पता है कि खुफिया रिपोर्ट में आपको ये बोला गया है कि गोला-बारूद भी हो सकते हैं, अस्त्र-शस्त्र भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको ये भी रहेगा कि भई महिलाएँ और बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का हिंसा ना हो या उनके किसी भी तरह से उनके बचाव किया जा सके। तो आप इन सब से बचने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि भई ऐसी स्थिति में कई बार महिला और बच्चों को क्या करता है कि बंधक बना लिया जाता है, ताकि वो बच सकें। तो ऐसी भी आप संभवतः कोशिश करेंगे कि लोगों को बचाने के लिए अन्य लोगों का ढाल स्वरूप प्रयोग होता है, तो आप वो भी ना होने दें। आप उससे बचने की कोशिश करें। यदि हिंसा भड़कने का संदेह तो तो न्यायालय से आदेश को क्रियान्वित करने के लिए कुछ और समय प्रदान करने का अनुरोध करेंगे कि भाई अगर आपको लगा कि हिंसा काफी बड़े स्तर पर हो सकती है, ठीक है, और इसमें जान-मान की हानि हो सकती है, तो आप न्यायालय में जाकर आप अनुरोध करेंगे कि आपको 2-4 दिन का और समय दिया जाए या जो समय सीमा न्यायालय के द्वारा दी गई है 2 दिन की, उसको बढ़ाकर 4 या 5 दिन की कर दी जाए। ठीक है? एक आपके पास ये विकल्प होगा। दूसरा, आप आखिर में ये करेंगे कि जो आपका शहर है, उसके अंतर्गत शांति एवं भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस घटना को स्पष्ट रूप से कानून के और व्यवस्था की समस्या के रूप में प्रस्तुत कर किसी भी प्रकार के अंतर सामुदायिक टकराव से बचने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। घटना का राजनीतिक करने वाले लोगों के प्रति भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। भाई जो घटना वहां पर हो रही है या जो समस्या है उसमें कई बार आप देखेंगे राजनीतिकरण भी कर लिया जाता है। कुछ तत्व अपने फायदे के लिए लोगों को सिर्फ एक मोहरा समझकर गलत राजनीतिकरण करते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान-मान हानि की भी ये समस्या पैदा हो जाती है, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि उनको चेतावनी देंगे कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके प्रति भारतीय दंड संहिता के तहत आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये आज की हमारी आखिरी केस स्टडी थी। थैंक यू
और अनलॉक जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।